बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 13 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव ऑफ कंटिन्यूस टेंस के बारे में और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नेगेटिव ऑफ कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, 5 रूल्स हैं। पहले 3 रूल्स जो हैं प्रेजेंट के लिए हैं और बाकी के 2 रूल्स जो हैं वो पास्ट के लिए हैं। पहला जो रूल है वो सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हमने रूल नंबर 7 से डिनोट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि वो ख़त नहीं लिख रहा है, तो इसको नेगेटिव करने के लिए हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि यहाँ पर वो है, तो उसमें हम ही लिखेंगे। फिर उसके बाद इज़ लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो राइट का राइटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरीके से रूल नंबर 2 जो है वो प्लूरल नाउन दे, वी और यू के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा मनफी जुमला है वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा होगा कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि दे है यहाँ पर, फिर आर लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि ईट का ईटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि मील है। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, दे आर नॉट ईटिंग मील। ठीक है। रूल नंबर 9 जो है वो आई के लिए है। तो फॉर एग्जांपल हमारा मनफी जुमला है मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, तो पहले हम वो मैं के बजाय आई लिखेंगे, फिर एम लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म जो कि राइट का राइटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है। इसके बाद जो है हम आते हैं रूल नंबर 10 के लिए। रूल नंबर 10 जो है सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और आई के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमारा मनफी जुमला है वो ख़त नहीं लिख रहा था, तो इसके लिए हम लिखेंगे पहले वो के बजाय ही लिखेंगे, फिर वाज लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म राइट का जो है वो राइटिंग है वो लिखेंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा था। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 11 की तरफ, जो कि प्लूरल नाउन दे, वी, यू के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है वो ख़त नहीं लिख रहे थे, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि दे है, फिर हम वर्ड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर राइट का फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे जो कि राइटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा जो कि लेटर से। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। यहाँ पर हमारी पहली स्लाइड ख़त्म होती है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और रूल्स को एक मरतबा फिर रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं। तो पहला रूल ये था कि सिंगुलर नाउन ही, शी और इट हो, तो उसके साथ उसका नेगेटिव बनने के लिए हम सिंगुलर नाउन ही, शी और इट में से जो भी हो वो लिखेंगे, फिर इज़ लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 8 कह रहा था कि अगर प्लूरल नाउन वी, यू और दे में से कोई भी हो तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए पहले प्लूरल नाउन वी, यू और दे में से किसी भी सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर और लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 9 आई के लिए था, अगर आई हो तो उसके लिए पहले हम आई लगाएंगे, फिर एम लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा आई के लिए सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब रूल नंबर 10 जो था वो पास्ट के लिए था। वो कहता है कि सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और आई में से कोई भी हो तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 11 कहता है कि अगर प्लूरल नाउन वी, यू और दे में से कोई भी हो तो पहले हम प्लूरल नाउन वी, यू और दे में से किसी भी सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा
नेगेटिव बनेगा कंटिन्यूस टेंस का, कंटिन्यूस टेंस के पास के लिए। यहाँ से हम एक मरतबा फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसके लिए पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट कहता है कि अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच इज़ यूज्ड टू रिफर टू नाउन। किसी भी नाउन का हवाला देने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लिखा हुआ है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वन विच इज यूज्ड टू रिफर टू नाउन मेंशन प्रीवियसली और इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग टू समवन। या किसी चीज़ का तारुफ करवाने के लिए किसी शख्स या किसी चीज़ का तारुफ करवाने के लिए किसी दूसरे शख्स को हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहना चाहते हैं कि आई मेट अहमद, अहमद इज जस्ट रिटर्न। तो इसके बजाय हम ऐसा कह सकते हैं कि आई मेट अहमद हु हैज़ जस्ट रिटर्न। यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल हम ये कहना चाहते हैं कि आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। मैंने पेन हासिल कर ली जो मैंने गुम कर दी थी। तो इसको हम करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। मैंने वो पेन ढूंढ ली जो गुम गई थी। तो यहाँ पर विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा एग्जांपल है कि हियर इज द बुक यू लेंड मी द बुक। ये है वो किताब जो किताब आपने मुझे दी थी। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन में करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे हियर इज द बुक विच यू लेंट मी। यहाँ पर विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो आगे ये कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंजक्टिव प्रोनाउन बिकॉज इट डज द वर्क ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड कंजक्शन। तो इसे कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों प्रोनाउन का भी काम देता है और कंजक्शन का भी काम देता है। यानी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट भी करता है और प्रोनाउन की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसे हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये कहता है कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के 3 इकसाम होती हैं। एक है हु, दूसरा है विच और तीसरा है दैट। सेकंड पॉइंट कहता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज डिफरेंट फॉर्म्स फॉर नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव। तो रिलेटिव प्रोनाउन की 3 इकसाम होती हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन हु की 3 इकसाम होती हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव के लिए। नॉमिनेटिव के लिए हम हु लिखेंगे, जेनेटिव के लिए हुज लिखेंगे और एक्यूजेटिव के लिए होम लिखेंगे। अब नॉमिनेटिव, जेनेटिव और एक्यूजेटिव सीखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये कहता है नॉमिनेटिव किस चीज़ को कहते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब भी नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो तो हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि हु है नॉमिनेटिव केस के लिए। जेनेटिव केस कहता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर पोजीशन, ठीक है, इट इज सेड टू बी इन जेनेटिव केस। जब भी नाउन और प्रोनाउन मालकाना हुकूक के बारे में बताए तो उसे हम जेनेटिव केस कहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। जब भी नाउन और प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो उसे हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस कहेंगे। यहाँ पर 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो नॉमिनेटिव के लिए, तो ये है दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु जो इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम इसे नॉमिनेटिव केस कहेंगे, ठीक है। सेकंड सेंटेंस कहता है कि दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। अब हुज एक्सरसाइज जो है वो यानी मालकाना हुकूक के बारे में बता रही है, हुज एक्सरसाइज पोजीशन के बारे में बता रही है, तो इसे हम जेनेटिव केस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हुज जेनेटिव केस की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तीसरा सेंटेंस है दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज।
अब ये जो है होम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो इसे हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस कहेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमंस। जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन हुज is the possessive form of who is used in speaking of persons, animals and things without life। जो रिलेटिव प्रोनाउन whose है वो possessive form है who का, तो ये इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और गैर जानदार चीज़ों के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहना चाहते हैं द सन whose rays give life to the earth is regarded by some people as deity, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है कि सूरज जो ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है वो कुछ लोगों में देवता समझा जाता है। तो यहाँ पर जो सूरज है, जो हुज है वो सूरज के लिए इस्तेमाल होता है जो कि लाइफलेस थिंग है, ठीक है। और ये पॉसेसिव हो गया हु का, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका यूजेज था। सेकेंड सेंटेंस है दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज बेफिल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एज। अब ये कहता है कि ये वो सवाल है जिसके हल ने बहुत से फलसफियों को परेशान किया हुआ है हर जमाने के। तो यहाँ पर हुज जो है पॉसेसिव फॉर्म ऑफ हु यूज हुआ है और यहाँ पर यानी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर इसका हुज का यूजेज हो गया। थर्ड है दिस इज द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच इज बेफिल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एजेस। अब यहाँ पर यानी हम हुज के बजाय विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभार हम हुज के बजाय विच भी जो है पॉसेसिव ऑफ हु में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि नोट दैट नॉन डिफाइनिंग क्लासेस विच डू नॉट इम्प्लाई टू अ पर्टिकुलर पर्सन आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लास बाय कॉमास। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस हमें दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस, इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों सेंटेंस लिखे एक ही तरफ से गए हैं लेकिन पंक्चुएशन की वजह से दोनों की मीनिंग डिफरेंट हो गई है। वो इसलिए कि पहला जो सेंटेंस है, हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं कि माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका। अब क्योंकि यहाँ पर पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं हुई है तो ये हम डिफाइनिंग क्लास कहेंगे इसको, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, यानी ये कई भाई हैं और एक भाई उनमें से डॉक्टर है, उनमें से डॉक्टर है तो जो कि अमेरिका गया हुआ है। तो ये पहला सेंटेंस ये बता रहा है कि माय ब्रदर यानी मेरा भाई जो कि कई भाइयों में से एक भाई है वो डॉक्टर है और वो अमेरिका गया हुआ है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर मेरा एक ही भाई है जो कि डॉक्टर है तो उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका, यानी ये सेकेंड सेंटेंस जो है एक ही भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा ऊपर वाला सेंटेंस जो है कई भाइयों में से एक भाई को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डॉक्टर था, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में मीनिंग बनाने के लिए हम कामा देते हैं। अगर मेरा एक ही भाई हो तो हम उसको हु इज़ अ डॉक्टर में कामा देंगे तो ये हमें मीनिंग बताएगा कि वो एक ही भाई था, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।